नेक्स्ट सवाल आपसे ये है नूरिया जी, हाउ कैन वुमेन कंट्रीब्यूट टू द एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट इन योर ओपिनियन? I think obviously the best, the most productive, probably successful way they can contribute is to, if they can speak out, and just tell their story and explain their journey, and discuss exactly what it was that led them out. Because just aapne kaha hai, there's a lot of men speaking on a lot of these issues, and we're so grateful कि आप सब हैं, and you also fight for the same rights that we're trying to fight for. लेकिन जैसे आपने also भी कहा कि sometimes it's crucial to have a woman's voice and a woman's perspective, and I know this for a fact कि बहुत सारी औरतें हैं जो question करती हैं, they question for varying reasons. Some question things in terms of marriage, some question things in terms of divorce, some question things in terms of, I don't know, raising children, but everybody's story is unique and different. And the more ex-Muslim women voices that come forward, and the more that we can support each other and, you know, do this cross exposure, it's only going to help the movement. But I think it's very important to get a woman's perspective, because I mean, even our brains, men and women, they are wired, like, we think differently. So if we can emphasize things that maybe women struggle with in Islam, which could be, you know, mostly born out of their consequences. Whereas if a lot of guys question things, maybe they question it from a scientific or philosophical or moral point of view. Whereas women have a lot of different struggles. नूरिया जी, एक रिक्वेस्ट ये आ रही है कि अगर आप हिंदी में इस चीज को या उर्दू में बोले तो आई नो के यू नो आपकी इंग्लिश जो है इज द फर्स्ट लैंग्वेज एज ऑफ नाउ, बट सिंस हमारे जो व्यूअर्स है यू नो दे आर मोस्टली फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड ऐसा नहीं है कि सबको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें। और एक आपके लिए सुपर चैट आया है एंजल फ्रॉम स्काई, वंस अगेन $2 का कंट्रीब्यूशन, एंड एंजल फ्रॉम स्काई का कहना है कि एनके स्पीक्स वेल and will fight well for women's right. Oh, thank you. I intend to fight for women's rights as well as I can. And oh, sorry, Urdu. Thank you so much, Angel from Sky. लेकिन जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे कि एक्स मुस्लिम औरतें क्या कर सकती हैं इस मूवमेंट के लिए, so जहाँ तक मुझे लगता है, obviously, I mean, only जहाँ तक आप महफूज हैं and आपकी जान खतरे में नहीं है, अगर आप किसी भी कैपेसिटी में अपना जो जर्नी है, आपके जो डाउट्स थे इस्लाम के बारे में, अगर आप वो पेश कर सकें और दूसरे एक्स मुस्लिम वुमेन के साथ कनेक्ट कर सकें, अगर आप यू नो पब्लिक आए या ऐसे कोई पब्लिक पर्सोना बन के नहीं कर सकते सेफ्टी रीजंस की वजह से, तो बेशक आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स बनाएं, आप एक दूसरे से कनेक्ट करें जो लाइक माइंडेड लोग हैं आपके आसपास, और एक सेफ स्पेस बनाएं, ताकि लोगों को पता चले, एक्स मुस्लिम को वुमेन को पता चले कि उनके पीछे भी एक कम्युनिटी है, और जो मुसलमान औरतें हैं जिनके ऑब्वियसली किसी भी तरह के भी शक हैं इस्लाम के बारे में, या यू नो जो भी उनको लाइक आई मीन एनीथिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू, उस मुल्क में उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एक छोटी सी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो अंडरग्राउंड भी हो, क्योंकि आई नो जैसे हम साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, इन मुल्कों में इट्स नॉट ईजी कि आप पब्लिक में मिलें या बात करें, तो ये जो सोशल मीडिया की जो पावर है, जो प्लेटफॉर्म है, ये यूज़ करें, एंड अगर आप एक्चुअली बात कर सकते हैं, यू कैन कम फॉरवर्ड, तो फिर डेफिनेटली आई थिंक जो औरतें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड जो हमारी जो व्यू पॉइंट है बहुत यूनिक है, हम सब की स्टोरीज बहुत अलग एंड यूनिक होंगे, जो इनसाइट्स हमें मिले होंगे हमारी अपनी कहानियों से, हमारी ज़िंदगियों से, वो हम सब शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन डिनोमिनेटर है इस्लाम, उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं कि ये एक्चुअली जिम्मेदार है इन सारी सोसाइटल मसलों का। लेकिन वी हैव टू ऑब्वियसली, जैसे जितनी औरतें आएंगी सामने, तो उतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, इट्स लाइक पावर इन नंबर्स, एंड अभी
we don't have enough women to kind of come forward. तो अगर आप कुछ if you can speak और अगर आप महफूज हैं and आपके पास एक कहानी है या आप दूसरे औरतों को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक या तो मुझे भी ईमेल करें holyhumanist@gmail.com पे या अपने अपने मुल्कों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ग्रुप्स बनाएं, सेफ स्पेसेस बनाएं दूसरे औरतों के लिए. बहुत जबरदस्त आपका जवाब. अच्छा, एक अपडेट इससे पहले कि मैं सुपर चैट लूं. नूरिया जी, 3.09K subscribers, so congratulations to you. शुक्रिया. Thank you so much. Let's see if we can cross 4,000 today, by the end of this stream. That would be a result. Wow. Feeling good? Yeah, I was not expecting इतने subscribers. So बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. जी. निहाल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है. थैंक्स अ लॉट निहाल जी. आप पूछ रहे हैं क्या अली बाबा अलादीन की कहानी इस्लामिक है या दूसरे रिलीजन से कॉपी पेस्ट है. मुझे लगता है कि ये अलादीन, अली बाबा, ये सब हदीसों में तो नहीं आता है जहां तक मुझे पता है. ये बाद में एज अ यानी वो जो क्या कहते हैं उसको, फेरी टेल जैसी होती है ना, वहां से कुछ आया होगा, क्योंकि हमने भी ये सब कैरेक्टर मूवीज और सीरियल्स में देखे हैं. इन केस आपको कुछ ऐड करना है नूरिया जी इस पे तो आप भी बोल सकती हैं. नहीं, एक्चुअली आई थिंक या जो आपने कहा बिल्कुल से, आई थिंक ये मिथोलॉजी से आया है थोड़ा. बाद में ये मैंने इसका जिक्र नहीं देखा कभी हदीस या उसमें. जी बिल्कुल. एक नीरज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन. थैंक्स अ लॉट. एक्चुअली आपके लिए सवाल है नूरिया जी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स इन यूके? इज इट अ रियल थ्रेट और जस्ट मिथ? Yeah, तो in terms of grooming gangs, I think और थोड़ा ग्रूमिंग गैंग्स क्या है ये भी बता दीजिए, बिकॉज मुझे भी नहीं समझ में आया. जी, basically ये जो I mean it's a very difficult topic because काफ़ी studies हुई हैं इंग्लैंड में grooming gangs के मुताबिक से, लेकिन basically grooming gangs जो होते हैं वो ज़्यादातर ये सच है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम communities में से form होते हैं, and they basically groom they basically are men who would groom young women. So they're grooming women to essentially like just I mean Islam is the starting point for this, लेकिन जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है ये कभी ये कहना नहीं चाहेगी क्योंकि वो डरते हैं कि वो इस्लामोफोबिक ना लेबल हो. लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स एसेंशली इंग्लैंड में छोटी बच्चियों पे प्रे करते हैं, and they groom them to in their ways of Islam and to become essentially jo I don't even want to say it really, but just essentially it's a pedophilic ring which is grooming young girls, and it's a phenomenon jo zyadatar Muslim communities mein ho raha hai, and it's predominantly Pakistani Muslim men jo isme shamil hain, jo obviously ऐसे generalize मैं करना नहीं चाह रही, लेकिन जो हमें reports मिल रही हैं UK से ये facts ये बताते हैं. तो ये काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो इसके हॉटस्पॉट्स हैं यूके के थ्रू ज़्यादा जो मुसलमान इमिग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, ख़ास तौर पे regions like Bradford and parts of Manchester वगैरह, इनमें ये ज़्यादा जो मुसलमान नेबरहुड्स हैं इनके ज़रिए इनके थ्रू ये ग्रूमिंग गैंग ज़्यादा ऑपरेट करते हैं. एंड वहाँ पे लोग जो आसपास के जो नेबर्स हैं, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो ये साइंस देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी कुछ मतलब कहते नहीं है क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी स्पिरिट, तो इट्स ऑलमोस्ट एम्बेडेड इन सोसाइटी. उस लिहाज से आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ रियल थ्रेट, क्योंकि जब तक हम क्रैक डाउन नहीं करते और जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती इन चीज़ों में, या इतने केसेस होते हैं कि they have to do something, तब तक nobody actually
acts on these things and बहुत सारे इसके जो victims हैं वो कभी forward नहीं आते, वो बहुत young हैं, वो बहुत traumatized होते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो रहा क्या है. So it's only through these investigations जो हमें actually पता चलता है जो reality है. Like, I definitely don't think it's a myth. I think it's a societal problem we have to address. लेकिन the problem is क्योंकि अगर आप बात करना चाहोगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो लोग actually जिम्मेदार हैं वो हैं मुसलमान और वो हैं साउथ एशिया से, पुलिस और गवर्नमेंट का डरती है कि हम इस्लामोफोब्स लेबल होंगे, तो हमें बस ये one-off या kind of unique incidents कहना पड़ेगा इसको, लेकिन that's not the case at all. It's definitely a phenomenon. Okay, great. अगला सवाल आपसे नूरिया जी ये है कि what message would you like to give to our audience? I think the message I'd like to give to your audience would probably be more, I think, aimed at Muslims or doubting Muslims. लेकिन जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन मुल्क हैं, हमें लगता है कि जो भी हमारे जो मसले हैं सोसाइटी में वो कल्चरल हैं या वो किसी कल्चरल वजह से हैं. I'm sorry guys, my flow in Urdu is just not good today. लेकिन हाँ, they basically put down every issue that we have. फर्ज करें जो चाइल्ड मैरिज है जो पाकिस्तान में मदरसों में होता है बच्चों के साथ, ये सारी जो चीज़ें हैं, रेप, अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, चार बीवियों से शादी करना एंड स्टफ, हमें सब पता है कि इस्लाम इजाज़त देती हैं, लेकिन जो मसले होते हैं उसके थ्रू वी थिंक कि ये सिर्फ कल्चरल हैं और ये एक्चुअली I don't know how to say it in Urdu, लेकिन the buck always stops before Islam. और हम इन सब को एक कल्चर का रंग इस पे डालते हैं. कोई एक्चुअली इससे पीछे नहीं जाता एंड सेज एक्चुअली इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, क्या इस्लाम इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहा है, क्या इस्लाम की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा राइफ है, कि क्या ये इस्लाम की वजह से जो जेंडर की इक्वालिटी है वो शुरू से थोड़ी टेढ़ी है. Nobody actually goes back and looks at this connection. तो I would just request कि आप प्लीज़ अपनी ज़ुबान में जो भी है, बेशक अपनी ज़ुबान, अब ट्रांसलेशंस पढ़ें, इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ मिल रही है. It's the 21st century. And it's in the age of information, ignorance is your choice. आप जाके पढ़ें कि आपकी हैसियत क्या है कुरान में, आपकी हैसियत क्या है हदीस में, आप जैसे औरतों के साथ क्या सलूक हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में. आप ये सोचें, आप ये पढ़ें, आप क्रिटिकली अपने आप के साथ बैठ के, कोई मौलवी इमाम नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचें कि जो मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको इजाज़त कहाँ से मिल रही है. ये सिर्फ कल्चर नहीं दे रहा, ये कोई और चीज़ दे रही है आपको जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है. तो मेरा ये मैसेज होगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को कल्चर का वो ताना दे के बस छोड़े नहीं. आप एक्चुअली इसके पीछे जाएं और इस्लाम की गहराई में जाएं और आप देखें कि इस्लाम इस सोसाइटी को क्या कर रहा है. एंड इस्लाम और कल्चर दोनों एक्चुअली गुनहगार हैं इसमें. सिर्फ कल्चर ही नहीं है, और इस्लाम इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो आप ये दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते. तो मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ 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 जाके पढ़ें, अपनी ज़ुबान में पढ़ें और सोचें. जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरिया जी. एक हमारी व्यूअर है जो कि मुस्लिम है, उनका मैसेज एक्चुअली बहुत पीछे रह गया, लेकिन वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो उन्होंने सवाल उठाया था. समवन आईडी है उनका. तो उनका कहना ये है, यानी उन्होंने मैसेज किया था कि जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, तो यानी उसकी बुनियाद पे चूंकि आपका ईमान कमज़ोर था, इस वजह से आपने इस्लाम को छोड़ दिया. तो आप किस तरीके से इसका जवाब देंगी? तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ईमान कम उस वक्त भी नहीं था. जैसे मैंने कहा, मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ था वो सिर्फ लीगल कानून और सोसाइटी
की वजह से हुआ था। और ये जो लोग ये कानून इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर, ये सिर्फ आदमी है जो उनको खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है, और ये इस्लाम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। तो मेरे मेरे दिमाग में कभी नहीं ये नहीं आया था कि जो मेरे साथ हुआ ये इस्लाम की वजह से हुआ है। मैं उस वक्त भी मैं एक बिलीविंग मुसलमान औरत थी। मैं लाइक आई लव्ड अल्लाह विद ऑल माय हार्ट। मैं इस बात को मानती थी कि इस्लाम सच है। बस जब मैं वापस आई और ऑब्वियसली चीज़ें सेटल डाउन हुई, एंड मैं अब मुझे थेरेपी भी मिली, एंड आई जस्ट was able to think कि ओके अब ये सब कुछ हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि ये शरिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह कभी कहेगा मुझे कि आपको ज़बरदस्ती अपने शौहर के घर वापस जाना है, या आप नुशुज़ का जो अल्फाज है, आप डिसोबीडियंट हैं तो आपको ज़बरदस्ती कहीं रखा जा सकता है। तो मैंने लिटरली कोशिश की और मैंने इस्लाम को पढ़ा, क्योंकि मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि जो इन आदमियों ने ये कानून डाला मेरे ऊपर और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ज़बरदस्ती रखने की कोशिश कर रहे थे, इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है नहीं। मेरा अल्लाह कभी ये अलाउ नहीं करेगा। मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं जहाँ से मैंने शुरू की इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि अगर मुझे एक्चुअली कोई गोरा मिले स्ट्रीट पे और वो कहे कि हाँ जो आपके साथ हुआ था वो बिल्कुल इस्लाम की वजह से हुआ है, तो मैं एटलीस्ट कह सकती थी कि नहीं, ये मेरा मज़हब नहीं कहता। मेरा मज़हब एक प्योर, एक इक्वल, एक प्रोग्रेसिव मज़हब है जो औरतों को इज्जत देता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली पढ़ा जाके, और जब मैं डिफेंड करना चाह रही थी, जो मैं पढ़ रही थी मैं डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मेरे साफ-साफ वो चीज़ें, लाइक आई मीन साफ-साफ मुझे कह रहा है कि हाँ आप कम हो, आपका इल्म कम है, आपका दीन कम है, आपका ईमान कम है, आपकी टेस्टिमनी आधी है, आपको आपकी इनहेरिटेंस आधी है। तो मैं कैसे डिफेंड करूँ कि मैं बराबर हूँ किसी आदमी के, किसी मर्द के। अगर आप डिसोबीडियंस फेयर करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी किसी तरीके से आपका आपकी बात नहीं मानेगी या कुछ, आप बिस्तर अलग करो, फिर आप उसको मारो। ये कुरान मुझे कह रहा है। तो मैं इससे कैसे डिफेंड कर सकती हूँ? तब मुझे पता चला कि हाँ ऑफ कोर्स कुरान के मुताबिक तो आसानी से ये लोग मुझे ये कह सकते हैं, ये सही है, ये एक्चुअली सही है, मैं गलत हूँ। तो ये कभी नहीं था कि एक्चुअली मेरे दिल से मेरा ईमान कम था उस वक़्त। ये बात बिल्कुल नहीं है। जी। जशन जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। वी शुड से दैट वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इस्लामोफोबिक एज इस्लाम इज काफिरोफोबिक. Also, what's the take of UK government on rising extremism there? So the question is for you, Nuria ji. What's the take of UK government on rising extremism there? Yeah, I mean, I think they're very aware कि obviously extremism is a big problem यहाँ पे। हमारे पास काफ़ी मुसलमान इस्लामिक हाई प्रोफाइल प्रीचर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं और जो प्रीच करते हैं, और काफ़ी जो रेडिकलाइज्ड होके प्रिजन से भी बाहर आए हैं। लेकिन आई मीन जहाँ तक मुझे लगता है अभी सेंसिटिविटीज़ इतनी इस जगह पे आ गई हैं कि गवर्नमेंट आजकल बहुत व्हाट्स द वर्ड, दे वेरी, वो मतलब they don't feel like वो जो सच है वो कैसे, they can't call a spade a spade। जैसे मैं आज एक ट्वीट देख रही थी कि नेदरलैंड्स के पार्लियामेंट में जो कहा गया इस्लाम के बारे में, तो वो साफ-साफ कह रहे हैं कि इस्लाम है एक वायलेंट आइडियोलॉजी, और आई मीन ये जो उनके फार राइट मूवमेंट है, लेकिन वो फिर भी इस्लाम को कह रहे हैं साफ-साफ कि इट्स अ वायलेंट आइडियोलॉजी। यूके में ऐसे कभी नहीं होने वाला। हम बहुत इस्लामोफोबिया जो अल्फाज है, हम इससे बहुत डरते हैं यहाँ पे, और इस वजह से एक्सट्रीमिज़म और ये जो लोग हैं, जैसे जो लंदन ब्रिज का जो बॉमर था, वो जेल से बाहर निकल के अथॉरिटीज़ को कहने लगा कि हाँ मैं रिहेबिलिटेट हो गया हूँ, मैं अब एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं रखता। और ये बहाना दे के किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए एज पार्ट ऑफ हिज रिहेबिलिटेशन प्रिजन से बाहर आके ही ब्लो अप पीपल ऑन लंदन ब्रिज। लेकिन अगेन यूके की गवर्नमेंट ऐसे कभी कुछ नहीं कहेगी। एंड जो
जहाँ तक मुझे लगता है ये जो वाक़यात होते हैं, जो ये लोग प्रिज़न से बाहर आते हैं, कहते हैं कि हम बदल गए हैं और हम रिहेबिलिटेट हो गए हैं और अब हमारी ज़िंदगी का मकसद जिहाद नहीं है। इन पे यूके गवर्नमेंट को इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग उनको साफ-साफ पता है कि ये सिस्टम कैसे प्ले करना है, कैसे और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में आप तकिया भी जायज़ है, आप तकिया कर सकते हैं। तो ये लोग इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर वो तकिया भी कर रहे हैं ये यूके अथॉरिटी से। Um, so I just don't think we're going far enough in tackling extremism because the word Islamophobia is being used as a tool here to just shut it down. I hope that answers his question. या राइट अजीज मोरानी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट एंड हिज मैसेज इज टू तुषार करण एंड ऑल एंड वेलकम तुषार जी, खुशी हुई आप भी स्ट्रीम को देख रहे हैं। दोस्तों एक मैसेज हमारे काफिर बनो भी दे रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर क्लोज टू 12K सब्सक्राइबर। सो जितने व्यूअर्स अभी तक हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट यू नो वी आल्सो क्रॉस द 12K मार्क। थैंक्स अ लॉट काफिर बनो जी। लास्ट क्वेश्चन मैंने नूरिया जी से पूछ लिया है, तो अब अगर आप लोगों को नूरिया जी के लिए कोई सवाल है तो आप सुपर चैट या नॉर्मल चैट के थ्रू आप सवाल कर सकते हैं उनसे। और जब तक मैं एक बार चैनल का अपडेट देख लूं, नूरिया जी आपके चैनल पे जी 3.11K सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ। Oh wow, thank you everyone. Thank you. जी अगर नूरिया जी के लिए कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज जी विकास वशिष्ठ जी बिल्कुल आप सवाल करिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए। चुलबुल व्हाट वी शुड डू, आई मीन शुड वी टेक कॉल्स और व्हाट इज दैट? जी आप कॉल आप स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज नूरिया खान जी, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो हम अपनी कॉलर्स को इनवाइट कर सकते हैं, वो आपसे लाइव कॉल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ दैट्स ओके विद यू। इफ यू आर ओके विद थोड़ा दैट। टाइम है मेरे पास जी। जी ओके, तो गाइस आई विल शेयर द लिंक विथ यू, सो प्लीज इंश्योर द क्वेश्चन इज रिलेटेड, यानी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो सवाल करने वाले हैं वो आज के स्ट्रीम के टॉपिक के हिसाब से हो। कोई भी सवाल आप आउट ऑफ द टॉपिक ना करें, एंड प्लीज 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 बी यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर गेस्ट। और एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि डोंट आस्क हर व्हाट शी थिंक्स अबाउट दिस रिलीजन और दैट रिलीजन, सो प्लीज नो ज्ञान एंड नो प्रमोशन एंड यू नो नो क्रिटिसिज्म अबाउट एनी अदर रिलीजन। इस्लाम को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकती है। फेयर इनफ चुलबुल जी, व्हाट आई सेड? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैंने एक यूजर का पिछले अभी क्वेश्चन देखा था विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। उनका सवाल था नूरिया खान जी के लिए कि आपका अब रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या है, आपने इस्लाम तो छोड़ दिया है, क्या आप अभी एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं या कुछ और हैं? At the moment, I've left religion behind. So I go where जहाँ पे मुझे evidence or science मिलता है. That's what I follow. I don't veer towards any religion. I will say see, agnosticism and atheism are different, and because atheism is a belief in it's agnosticism is more about like do I 100% know there is a God? No. Do I 100%? I mean, I think that there's no God, and there's not enough evidence for me to believe that there's a God. Therefore, I would say I'm an atheist, but I will always say I don't know.
Lekin I will until then go where the science and the evidence and where my logic and my rationale tells me to go. I will only follow that. So मैं ऐसी कोई चीज़ पे कभी believe नहीं करने वाली जिसकी कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई evidence नहीं है, जिसके पीछे logic और rationale नहीं है. लेकिन that being said, जो छोटी चीज़ें हैं, just like part of my life that I've always done. Jesse, I love, mindfulness, and I practice yoga. I meditate. I like to exercise my mind. ये चीजें मैं करती हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी religion से जुड़ी हुई हूँ. ठीक है. एंडी जी को हम, क्योंकि वो पहले जुड़े थे, तो मैं उनको कहूंगा कि अनम्यूट कर ले, एंड द क्वेश्चन यू हैव फॉर नूरिया जी. Andy sir. Oh, hello everyone. Namaste. Namaste, Andy ji. Nuria, very interesting to hear your story. As you're aware, the Islamic society in the United Kingdom is very well entrenched, and it's very well established, especially in England. Now, would you say, or would you relate to your own experience, how easy or difficult it is, or it was rather, to leave Islam, given that how well rooted the Islamic society is in UK, because that's their identity, right? That's their identity when they're living in a country which is predominantly white, and it's predominantly well, you wouldn't say Judeo-Christian now, but you would say, there are multiple faiths in the UK, but you get what I'm trying to say. Mm-hmm. And related to that question, generally, what do you think? Is it too difficult, or is it women pay a higher price to leave Islam in general than what you would say compared to men?